नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train running at a speed of 81 km per hour crosses the platform in 14.4 seconds. If the platform is 72 meter long, longer than the train, then find the length of train. एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 14.4 सेकंड में वह एक प्लेटफॉर्म पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी से 72 मीटर लंबा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है रेलगाड़ी की वो एल है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल प्लस 72 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी से 72 मीटर लंबा है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो हमने एल मान लिया है, तो ये हो जाएगा प्लेटफॉर्म एल प्लस 72। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि 14.4 सेकेंड वो लगाती है प्लेटफॉर्म को पार करने में, और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है, डिवाइड कर देंगे स्पीड से। तो अब क्योंकि ये हमने मीटर में अज्यूम किया है, ये भी मीटर में दिया हुआ है, और ये जो है स्पीड ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये 9 9 81 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 9 दूनी 18। अब 2 ऊपर ले जाते हैं, 2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2L प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9 5 45, और ये किसके बराबर कह रहा है, 14.4 मीन्स इसको 44/10 लिख लेते हैं इसको। तो ये 2 से इसको कैंसिल कर, 2 7 14, 2 दूनी 4, और इसको कर लेते हैं 5 दूनी 10, 5 9 45, और देख लेते कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, ये भी हो जाएगा, 2 3 6 2 6 12। तो L प्लस 72 कितना आ जाएगा, ये 9 का गुणा इस तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 चौक 54, 54 5 9 3 27, 27 और 5 32, इसमें 72 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है, 2, 12 में से 7 गए 5, और ये हो जाएगा 252। आंसर आ रहा है 252, और जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दिए हैं, आंसर यही आएगा, 252 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल XYZ measure of angle y is 90 degree if cosec x is 17/15 and xy is equal to 4 centimeter, then what is the length in centimeter of side YZ? त्रिभुज XYZ में कोण y का मान 90 डिग्री है, यदि कोसेक x 17/15 है और xy 4 सेंटीमीटर है, तो YZ की लंबाई क्या होगी पूछा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, y का मान 90 दिया हुआ है, और ये ट्रायंगल जो क्या है, ये XYZ है, XYZ है, ये 90 डिग्री का है। तो लिखा है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स मतलब कि ये वाला एंगल जो है इसमें, और कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इस एक्स एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, परपेंडिकुलर अपॉन ये है, तो इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू 15 है, और हाइपोटेनियस, इसके लिए हाइपोटेनियस कौन सा है, ये हाइपोटेनियस सेम ही रहता है, 17 हो जाएगा ये, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो इसकी वैल्यू 15 दी हुई है। अब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसकी वैल्यू तो निकालते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ये होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, जो कि किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, तो एक्स के वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब एक्स वाई की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हमारी 8 आई है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हाफ है, जस्ट मतलब ये 8 है तो ये 4 है, ये 8 है तो ये 4 है, मतलब हाफ है, और हमको क्या पूछा है, वाई जेड की लंबाई निकालने बोला है, तो वाई जेड की वैल्यू जो है 15 है, पर हमने हमारे हिसाब से क्या है, इनका रेशियो किस हिसाब से, ये 8 है तो ये 4 है, तो ये 15 है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी, तो 7/5 इसका आंसर हो जाएगा, ये 7/5 इसका आंसर है, 5.5। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुल मून इफ शैडो कास्टेड बाय पोल ऑफ x मीटर इज x√3 मीटर। एक पूर्णिमा के चांद की उन्नयन कोण का माप क्या है यदि x मीटर के एक खंभे द्वारा x√3 मीटर की छाया बनती है।
ये चंद्रमा है, ये पोल है, और ये इसकी छाया बन रही है। इसका उन्नयन कोण कितना है ये पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है। ये फुल मून है, ये पोल है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है x है। तो इसकी परछाई की लंबाई भी दी हुई है, एक खंभे द्वारा इतनी परछाई बनाई जा रही है। तो ये है x√3। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, इसका इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये और ये जो है बेस है। तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा कितना हो जाएगा, x/x कितना हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, x अपॉन ये, और 1/√3। तो हमको पता है कि टेन की वैल्यू 1/√3 किसके लिए होती है, 30 के लिए होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 30 डिग्री है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन हिस्टोग्राम इन विच क्लास डज द मीडियन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स लाई। एक आयत चित्र दिया हुआ है, विद्यार्थियों की मध्यिका ऊंचाई किस ऊंचाई वर्ग में आती है ये पूछा है। तो देखिए क्या होता है, मीडियन जो होता है, मीडियन यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो उस कंडीशन में तो n+1 टर्म जो होगा वही मीडियन होता है। पर यदि n जो है वो इवन है तो उस कंडीशन में क्या होता है, n/2 और n/2 + 1, ये दोनों का एवरेज निकालने पे जो नंबर आता है उसी नंबर का टर्म जो है मीडियन होता है उस कंडीशन में। तो हम यहाँ देखते हैं पहले कि हमारा n जो है वो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। तो हम देखते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 11 है, 14 है, 17 है, 15 है, 13 है और 10 है। इन सबको ऐड करते हैं तो 11 4 15 और 25, 25 7 32 और 42, 42 5 47, 57, 57 और 3 60 हो गए, और 70, और ये हो गया 80। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 80। तो कौन से नंबर का टर्म मीडियन होगा ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n/2 यानी कि 80 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40, और n/2 + 1 यानी 40 और 41 का जो एवरेज होगा उसी नंबर की टर्म जो है मीडियन होगी। इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 81/2। तो क्या आ रहा है इसका, 40.5 मीन्स ये कह सकते हैं कि 41 टर्म जो है वो मीडियन होगी। तो 41 टर्म जो है कि देखते हैं किस में आ रहा है, 11 14 दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14 और 1 5 15 और 25, यहाँ तो यहाँ तक 25 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 17 तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 32 और 42। तो क्या समझ में आ रहा है हमको कि जो ये वाला टर्म है इसमें 42 सम आ रहा है। तो ये जो 41 टर्म जो है वो इसी में लाई करेगा, इसी में लाई करेगा, मतलब 41 टर्म जो है वही मीडियन है, 41 टर्म ही मीडियन है। और वो 41 टर्म जो है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 110-115 में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 110/110-115 ही हो जाएगा आंसर, कि हमारी जो विद्यार्थियों की मध्यिका ऊंचाई जो है किसी ऊंचाई वर्ग में आ रही है तो 110 से 115 के बीच में आ रही है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट परसेंटेज वाइज ब्रेकअप ऑफ मेल्स फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस बट आउट ऑफ द रिस्पेक्टिव टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन द 5 कॉलोनीज A B C D E। निम्न रेखा ग्राफ 5 कॉलोनियां A B C D E में कुल लोगों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के प्रतिशतवार विवरण को दर्शाता है। यदि कॉलोनी बी में महिलाओं की संख्या कॉलोनी सी में बच्चों की संख्या से 112 अधिक है और दोनों कॉलोनियों में पुरुषों की कुल संख्या 1400 है तो कॉलोनी सी में लोगों की कुल संख्या याद कीजिए। हम क्या मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये जो है कॉलोनी में लोगों की संख्या है, ये मान लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब क्या लिखा है, कॉलोनी बी में महिलाओं की संख्या, कॉलोनी बी में महिलाओं की संख्या, कॉलोनी बी में महिलाओं की संख्या कितनी है, रेड वाला मतलब 32% है। तो इसको लिख लेते हैं, कॉलोनी बी में महिलाएं कितनी है, महिलाएं यहाँ से देख पा रहे हैं हम 32% है महिलाएं बी कॉलोनी में। तो और हमने क्या माना है कि बी टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं इन कॉलोनी, तो 32% किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो 32%
बी का महिलाएं हैं किस कॉलोनी में, बी में, और ये अधिक है किनसे, सी कॉलोनी में जो बच्चों की संख्या है उससे 112 अधिक है कह रहा है। तो सी कॉलोनी में देखते हैं, सी कॉलोनी में बच्चे कितने हैं, बच्चे का परसेंट 35% है, तो 35% सी कॉलोनी में जो बच्चे हैं उनसे 112 अधिक है। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 32B माइनस 35C, इतना लिख सकते हैं इसको। अब दूसरी कंडीशन दी है कि दोनों कॉलोनियों में जो पुरुषों की संख्या है वो कुल संख्या 1400 है कह रहा है। तो बी कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कितनी है, 40% है, और सी कॉलोनी में 35% है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40% किसका, बी कॉलोनी में इतने पुरुष हैं, और सी कॉलोनी में 35% है सी कॉलोनी में, तो ये हो जाएगा 35C/100, इतने ये पुरुष है, तो ये हो जाएगा 1400। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो ये हो जाएगा 35C, और ये हो जाएगा, और जोड़ मिलेगा 0। अब ये एक इक्वेशन हो गई और ये एक इक्वेशन हो गई, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 35C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 0 लगे हैं, फिर ये 1 2 है, फिर ये हो जाएगा 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 1। अब हम इतने में 72 का भाग करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 72 का भाग देंगे इसमें हम, तो ये कितने बार जाएगा, 72 दूनी 4 2 7 14, 11 में से 4 गए 7, ये 0 और ये 72, और ये एक बार, तो 21 बार जा रहा है इसका भाग, तो 72 का भाग इसमें जा रहा है 21, तो ये आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 2100 आ गई है, पर हमें सी की वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 32B मतलब 32 गुणा 2100 माइनस 35C बराबर 11200 हो जाएगा। इसको 35C को इस तरफ ले आते हैं और इसको 32 और 21 को गुणा करते हैं, करना ही पड़ेगा। 21 दूनी 42 के बचा 2 और 4 बचा, 21 दिया 63 और 63 और 4 67, तो ये 6700 हो गया, और माइनस यहीं पर कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा 11200, और ये किसके बराबर हो जाएगा 35C के बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 0, 2 में 2 0 गए, 7 में 1 गए 6, और 6 में से 1 गए 5, 56, तो ये हो जाएगा 56,000 बट्टे 56,000 में फिर 35 का भाग करके देखते हैं, तो 35 से कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 35 से कम 35, और कितना बचेगा, ये बच रहा है 19, तो 35 छक्के 190 होता है, 35 छक्के 190, तो 16, और ये 00, ये हो जाएगा 1600। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 आ गई, तो अपना आंसर हो जाएगा ए 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाई चार्ट शोज द expenditure incurred on various items by family. Study the pie chart carefully and answer the following question. The monthly income of family is 20,000. So how much did the family save in a year? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि ईयर में पूछा है सेविंग। व्रत आलेख एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाता है। व्रत आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। परिवार की मासिक आय 20,000 रुपए है और एक वर्ष में परिवार की बचत निकालना है। मासिक आय दी हुई है और बचत निकालना है 1 साल की, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो यदि हम इस ग्राफ को पढ़ें तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बचत वाला कलर कौन सा है, बचत वाला ये ब्लू कलर है, और ब्लू कलर यहाँ पर क्या है 20%, मीन्स बचत जो है वो कितनी है 20% है। 20% मीन्स 1/5, तो इसकी बचत कितनी है 1/5 किसका, इसकी मासिक आय का, मासिक आय या वार्षिक आय जो भी होगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो दोनों से ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसकी मासिक आय 20,000 है, तो सालाना आय कितनी हो जाएगी 12 × 20,000, और इसकी सेविंग, अब इसमें से कितना बचत कर रहा है वो 20% कर रहा है, 20%, तो 20% मीन्स 1/5, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको करते हैं सब, ये हो जाएगा 5 को 20 और 12 चौ 48, तो इसका आंसर हो जाएगा 48,000 रुपए उसकी परिवार की वर्ष की बचत है, तो ये आंसर है। कई लोगों ने इसको क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और लोगों ने क्या किया है कि महीने का निकाल लिया है, तो कुछ आंसर गलत भी लगा है लोगों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज 20%। क्रय मूल्य प्राप्त करने हेतु विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाना चाहिए यदि हानि जो है 20% है। क्रय मूल्य को मान लेते हैं हम सीपी है और विक्रय मूल्य को मान लेते हैं एसपी। तो क्योंकि यहाँ पर हानि 20% हुई है तो मतलब सीपी बड़ा है, सीपी माइनस एसपी 20%, 20% मीन्स 1/5 और 1/5 किसका, सीपी का। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि जो हानि है वो कितनी 20% है, 20% किसका, सीपी का। 20% मीन्स 1/5, तो 1/5 सीपी का, इतना ये हानि है। और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो ये हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल करते हैं। तो एसपी को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस 1/5 सीपी बराबर एसपी। तो ये 5 से कम 5 और 5 में से 1 गए 4, 4/5 सीपी बराबर एसपी आ गया। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, हमें पूछा है कि किस भिन्न से गुणा किया जाना चाहिए, किसमें, विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये 4/5 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 एसपी। तो हमें क्या दिख रहा है कि विक्रय मूल्य में 5/4 का गुणा करेंगे, मतलब किस भिन्न का, तो 5/4 का गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर है 5/4, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज अ स्क्वायर, E is a point on AB such that B is equal to 17 centimeter. The area of triangle AD is 84 centimeter. What is the सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ये कुछ भी टाइप करते हैं क्वेश्चन। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है, ई AB पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BE बराबर 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये एक वर्ग है ABCD, इसमें कह रहा है कि E बिंदु AB पर इस प्रकार है, AB पर इस प्रकार है कि B जो है 17 सेंटीमीटर है। तो ये जो चीज है ये 17 सेंटीमीटर लंबाई होगी इसकी। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है, ADE। तो ADE कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कह रहा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि यदि ये 17 सेंटीमीटर है तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये A है और ये 17 है ही। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग में सारे एंगल तो 90 के होंगे और सारी भुजाएं भी बराबर होगी। तो यदि ये 17 है, इसको हमने A एज्यूम कर लिया है, तो इस भुजा की लंबाई भी 17 + A होगी, इस भुजा की लंबाई भी 17 + A होगी, तो इस भुजा की लंबाई भी 17 + A होगी, क्योंकि ये वर्ग है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इसका बेस कितना है, बेस इसका है A, ये देख रहे हैं हम, A बेस है इसका, और हाइट कितनी 17 + A की हाइट है, 17 + A की हाइट है, और एक इसके बराबर है 84 है। हम क्या करते हैं A × 17 + A लिख देते हैं, 17 + A लिख देते हैं, और 2 को हम इस तरफ ले आते तो ये हो जाएगा 84 × 2। अब क्या कर रहे हैं, यदि एक आप मल्टीप्लाई अंदर करेंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये। हम क्या करते हैं, हमको इस तरीके से इसको इसके फैक्टर करते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको करते हैं हम, जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो ऐसा कोई नंबर है जो उसमें 84 में से 2 माइनस करेंगे तो 82 आएगा। तो इसको हम 82 + 2 × 2 नहीं दिखा सकते, नहीं होगा ये, क्योंकि हमको 17 लेके आना है, कि हमको ऐसी कोई वैल्यू लेके आना है जो 17 + A और बाहर पर A दिखाए। तो इसको हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि 4 को हम इसको 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 4 का इस तरफ मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 4 दूनी 8। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको देखें यदि हम, तो क्या ये हो सकता है, यदि हम इसको 17 लिखें, 17 और 4 21 होगा, तो 4 और ये 8 है, तो जो मैच नहीं कर रहा है। इसको अब हम करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर, 3 7 21, और ये हो जाएगा 3 8 24। अब हम इसको ध्यान से देखें यदि, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17 + 7 × 7 लिख सकते हैं।
17 और 7 24 हो जाएंगे, और ये गुणा 7 है ही ऑलरेडी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो अब हम इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, ए की वैल्यू 7 आ गई हमारी, तो हमारी ए की वैल्यू 7 आ गई है। तो हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक भुजा कितनी हो जाएगी, 17, 17 प्लस 7, उसकी एक भुजा हो जाएगी जो कितना हो जाएगा 24, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, तो आंसर है इसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा 576, ये आंसर है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये ऐसा किया था कि ये क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो वो बहुत टफ हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे फैक्टर में हमने बदला है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहले 84 गुणा 2 था, तो हमने इसको 4 इस तरफ ले आया, तो इसको 4 दूनी 8 कर दिया, फिर इसको 21 कर दिया, फिर हम तो भी सेटिस्फाई नहीं करा, तो फिर हमने इसको में 3 का भाग दिया और फिर ये किया, तो ये सेटिस्फाई करने लगा, तो हमारा आंसर है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, wheat has become 30% more expensive. Aditya has made the decision to only spend 17% more than he did initially while purchasing wheat. ये wheat लिखा है, इसको white लिख दिया इन्होंने। How much less wheat is Aditya consuming on a percentage basis? गेहूं 30% महंगा हो गया है। आदित्य ने शुरू में जितना खर्च किया था उससे केवल 17% अधिक खर्च करने का उसने निर्णय लिया। प्रतिशत के आधार पर आदित्य कितना कम गेहूं खा रहा है, मतलब जितना पहले वो खा रहा था अब कितना परसेंट उसने कम खाना शुरू कर दिया, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो क्या होता है कि जो खर्चा जो होता है, खर्चा वो क्या होता है, कीमत इनटू मात्रा होता है। तो यदि कीमत बढ़ गई यदि, तो मात्रा को किस हिसाब से कम करें, कि खर्चा उतना ही रहे। इस टाइप की क्वेश्चन मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में करवाए हैं। अगर मैं मान लेती हूँ कि कीमत में x% की वृद्धि हो गई है और मात्रा को हमने y% कम कर दिया है, जिससे खर्चा उतना का उतना ही बना रहे। तो यदि किसी भी वैल्यू पे अब खर्चा जो है, अब खर्चे में पहले हमने x% की वृद्धि की और फिर हमने y% की से डिक्रीज किया, ताकि हमारा खर्चा जो है वो बराबर बना रहे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जितना खर्चा पहले था उतना ही खर्चे में हमको काम चलाना है। तो कीमत बढ़ गई है तो मात्रा हमको कम करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे अब x% से बढ़ा रहे हैं खर्चे को और y% से घटा रहे हैं, खर्चे में एक बार x% की वृद्धि हुई है और एक बार y% की कमी हुई है, तो टोटल ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होता है वो क्या होता है, यदि किसी भी नंबर को x% से बढ़ाते हैं और फिर y% से घटाते हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होता है, x माइनस y माइनस एक्स वाई बटे 100% होता है। यदि किसी भी नंबर को x% से बढ़ाया और फिर y% से घटाया, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होता है वो ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि हमको खर्चा बढ़ाना नहीं है, खर्चा उतना ही रखना है, तो उस कंडीशन पे इसको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। और यदि पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आदित्य ने क्या डिसीजन लिया, आदित्य ने डिसीजन लिया कि वो खर्चे को केवल 17% तक ही बढ़ाएगा। ठीक है, उसने ये निर्णय लिया कि 17% तक ही बढ़ाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 को 17 के बराबर रख सकते हैं, जहां पर x जो है ये कीमत में वृद्धि है, y जो है उसके कंजम्पशन में, जो कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम गेहूं खाएगा, तो हम मान लेते हैं कि y% गेहूं वो कम खाएगा, और कीमत में वृद्धि हमने x% की मान ली है। इसको सॉल्व करते हैं। कीमत में वृद्धि कितनी हुई है, 30% की, तो ये x की वैल्यू 30 रख दी, माइनस y, मतलब कि आदित्य जो है कितना कम गेहूं खाएगा, तो हम ये मान लिया है कि हमने कि y% गेहूं कम खाएगा वो, तो y%, तो इसको हमने y ही रहने दिया, माइनस 30 y बटे 100, और क्योंकि ये लिखा है कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होता है वो इतना होता है, और हमारे हिसाब से आदित्य ने क्या डिसीजन लिया है कि वो इस खर्चे को केवल 17% तक ही बढ़ाएगा, तो इसको हमने रख दिया 17 के बराबर रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 23 में से 17 गए, 30 में से 17 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा, ये y को इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3/10 और 1 धन 3/10 कितना हो जाएगा, ये 13/10 हो जाएगा, 13/10 y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी,
y की वैल्यू आ गई 10। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आदित्य है वो कितना प्रतिशत कम गेहूं खाएगा, अब वो 10% कम गेहूं खाएगा, ये आंसर है। इस टाइप की क्वेश्चन मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस क्लास में करवाए, थोड़ा बहुत देख लेना वहां जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 754 वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 days। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 28 days। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन डेज। ए बी और सी की क्षमता 7:5:4 में है। एक साथ काम करने पर वे किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 28 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य सी द्वारा अकेले पूरा किया जाएगा कितने दिनों में, ये पूछा है। तो ए बी और सी की क्षमता दी है 7:5:4। तो हम क्या करते हैं कि तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, या ये कहें कि एक दिन का काम कितना, ये हर दिन आया, ये 15 तारीख में भी आया है ये पेपर, ये क्वेश्चन। तो इसको एफिशिएंसी जोड़ देंगे तीनों की, तो ये हो जाएगा 7:5:12, 12:4 16। तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया, 16 हो गया। अब वो एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 35 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो 35 दिनों में कितना, एक दिन का काम उनका 16 है, तो 35 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 35 गुणा 16। तो टोटल वर्क आ गया हमारा, टोटल वर्क इतना ही है, 35 गुणा 16 टोटल वर्क है। अब लिखा है ए और बी ने 28 दिनों के लिए एक साथ काम किया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5। तो 7 और 5 12, मतलब उनका ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया, ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया, तो इतना काम कर लिया उन्होंने, इतना काम कर लिया, तो बचा काम कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे। अभी मैंने गुणा नहीं किया क्योंकि लास्ट में जब कैलकुलेशन का टाइम आएगा तब गुणा करेंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो 35 गुणा 16 टोटल वर्क था, माइनस 12 गुणी 28, इतना काम जो है ए और बी ने कर चुके हैं। तो बचा काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बचा काम, बचा काम हो जाएगा ये। इसमें से देखते हैं कुछ कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें ये, इसको हम 7/728 है ये, और ये 7/5 35 है ये, और यहाँ पर भी 16 है, और ये है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी एक 4 होगा, तो 4 चौको 16, 16 भी आ जाएगा इसमें। तो हम क्या करते हैं 7 और गुणा 16 इसको हम बाहर ले लेते हैं, 7 गुणा 16 बाहर लेंगे तो यहाँ से 7 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, माइनस यहाँ से लेते हैं 7, तो यहाँ बचा है 4, और ये 4 गुणा 3 है, तो ये 4 चौको 16 भी बाहर आ गया है, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणा 16, और 5 में से 3 गए, 2 बचा है। तो अब काम कितना बच गया, अब काम बचा है 7 गुणा 16 गुणा 2 बचा है काम, और इसको कौन करेगा, अकेले अकेले करेगा सी करेगा, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8, और 8 ही 7 56। तो सी जो है उसको काम को 56 दिन में करेगा, यही आंसर है। बाकी इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।